नमस्कार प्यारे बच्चों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से पीसीबी ट्यूटोरियल्स के इस वीडियो लेक्चर प्लेटफॉर्म पर। तो हम लोग आज इस लेक्चर में बात करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में लेक्चर नंबर 6 की। तो यहाँ पर अब हम लोग रेसिस्टेंस के डिस्कशन के बाद सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेल क्या होता है, अबाउट सेल। देखिए, इसमें अगर आपको आगे पूछेगा तो लिखेंगे इट इज़ ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस। इलेक्ट्रिकल भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक भी कर सकते हैं, या सिंपली एक डिवाइस भी कर सकते हैं, which converts chemical energy into electrical energy। तो सेल के बारे में जब भी बात होगी तो आपको ये ध्यान में रखना है कि एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का जो काम करेगा जो डिवाइस, उसी को क्या करना है, सेल करना है। साथ ही इसमें ये बात समझने की है कि इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या होता है, सोर्स ऑफ एनर्जी। एक तरह का ये एनर्जी प्रोवाइडर होता है। एनर्जी किसको देता है, तो चार्ज को। बेसिकली अगर हम एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करते हैं तो जो चार्ज पार्टिकल है वो कौन है, आपका इलेक्ट्रॉन। वही घूमता है, वही इधर से उधर फ्लो करता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, और ये एनर्जी किसको प्रोवाइड की जाती है, तो वही घूमने वाले इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, जिनके द्वारा करंट कंस्टिट्यूट होता है। तो इट इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी विच मेंटेन्स द फ्लो ऑफ चार्ज इन द सर्किट। ठीक है, सोर्स ऑफ एनर्जी, इसी एनर्जी के थ्रू जो होता है ये फ्लो ऑफ चार्ज जो होगा वो सर्किट में मेंटेन रहेगा। क्योंकि करंट जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज ही तो होता है। तो करंट को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो एनर्जी प्रोवाइडर कौन होगा, तो आपका सेल होगा। ध्यान रखिएगा। सेल का बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, और इस तरह से ई से इसको डिनोट भी कर सकते हैं। इसको कैसे डिफाइन किया गया है, देखिए, द वर्क डन बाय द सेल। आपने पढ़ा ना अभी, सेल जो होता है सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो जिसके पास एनर्जी होगा वो क्या करेगा, कुछ काम करेगा, वो कुछ वर्क डन कर सकता है। तो सेल भी क्या करता है, वर्क डन करता है। द वर्क डन बाय द सेल इन मूविंग यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज through the whole circuit including the cell itself is known as EMF of the cell। मतलब कि सेल के द्वारा एक यूनिट अमाउंट ऑफ चार्ज को पूरे सर्किट में कंप्लीटली फ्लो कराने में जितना भी आपको वर्क डन करना पड़ता है उसी को आप क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो मैथमेटिकली आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, ई बराबर वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एक यूनिट चार्ज को सर्किट में फ्लो करवाने में जितना काम सेल के द्वारा किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, ईएमएफ कहते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से वर्क डन बाय चार्ज। तो वर्क डन बाय चार्ज जो था वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी यूनिट हुआ करता था इसी तरह से, इसीलिए सेम यूनिट पड़ेगा, जूल प्रति कूलम, या इसी को क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। इसलिए ईएमएफ का भी यूनिट वोल्ट हो जाता है, और पोटेंशियल का भी यूनिट वोल्ट हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस का भी वोल्ट होता है। तो क्लियरली इस फॉर्मूले को देखिएगा तो यही पता चलता है कि अगर आपने Q1 कहा और W अगर 1 हो, माने 1 जूल का काम हो जाए 1 कूलम चार्ज को फ्लो करवाने में, तो हम कहेंगे कि जो सेल सर्किट में ये काम करवा रहा है उस सेल का ईएमएफ है कितना, 1 वोल्ट। ठीक है, फिर से समझिए, अगर 1 कूलम चार्ज को सर्किट में फ्लो करवाने में 1 जूल का काम हो रहा है, तो जिस सेल के द्वारा ये काम हो रहा है उस सेल का ईएमएफ हो जाएगा 1 वोल्ट। ठीक है, समझ सकते हैं। चलिए, यहां पर सेल की दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक आएगी इसकी इंटरनल रेसिस्टेंस। स्मॉल आर से इसको हमेशा डिनोट करते हैं, स्मॉल आर, याद रखिएगा। तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ द सेल। यहाँ पर जो मटेरियल ऑफ द सेल है वो ध्यान रखना है कि सेल के अंदर जो भी केमिकल यूज हुए हैं तो उनका अपना भी कुछ रेसिस्टेंस होगा जब उनके थ्रू करंट चलेगा। तो इट इज डिफाइंड एज द रेसिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ द सेल ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द सेल इटसेल्फ। सेल के थ्रू भी करंट चलना चाहिए, तो उस समय सेल का मटेरियल जो भी रेसिस्टेंस ऑफर करेगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, इंटरनल रेसिस्टेंस। सो करंट थ्रू द सेल इटसेल्फ इन ए क्लोज सर्किट, और सेल के थ्रू
या किसी भी सर्किट के थ्रू करंट तभी चलता है जब सर्किट क्लोज होता है, तो इन्हें क्लोज सर्किट। तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हुआ? इट इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल ऑफ द सेल ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ द करंट थ्रू द सेल इटसेल्फ इन द क्लोज सर्किट। ओके, इंटरनल रेजिस्टेंस कहेंगे, इसका भी यूनिट वही ओम होगा, सिंपल है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जाने, जिसको आप यहाँ पे कैपिटल V से दिखा रहे हैं। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल कर सकते हैं। तो कहते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल। सेल के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, एक नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द सेल इन एनी क्लोज्ड सर्किट, किसी क्लोज सर्किट में मान के चलिए करंट फ्लो हो रहा है, तो सेल के दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सिंपल है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली क्या बातें हैं? सो ध्यान रखेंगे, दो टर्म आता है, एक चार्जिंग ऑफ द सेल, एक डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। सेल से जब करंट लिया जा रहा हो, सेल आपने सर्किट में लगाया और सेल जो है अपनी एनर्जी खर्च कर रहा है, वर्क डन कर रहा है, और उसके थ्रू सर्किट में करंट को वहां पर दौड़ा रहा है, वो करंट फ्लो हो रहा है वहां पे सर्किट में, तो हम कहेंगे कि सेल जो है वो डिस्चार्जिंग पोजीशन में लगा हुआ है, तो उसी को बोलते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाता है जब सेल वर्किंग कंडीशन में हो और वो डिस्चार्ज हो रहा हो, माने सेल अपना काम कर रहा हो, तब फिर वहां पर जो आप ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करोगे तो वो उसके ईएमएफ से कम आएगा। कितना कम आएगा? तो डिक्रीजेस बाय अमाउंट I इंटू R। तो सेल के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है I, वो I, और सेल का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल r, तो I इंटू R कर देंगे, तो इतना अमाउंट से टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज हो जाता है। किससे? तो ईएमएफ से। और उसी तरह से जब चार्जिंग की बात आएगी, मतलब कि जब सेल से हम लोग करंट ले नहीं रहे हैं बल्कि सेल को करंट दे रहे हैं, होता है ना, रिचार्जेबल बैटरीज वगैरह होती है, उसको बाहर से सप्लाई देना पड़ता है, तो बाहर से अगर हमने उसको सप्लाई दे रखी है तो सेल के अंदर अगर करंट जा रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट एंट्री कर रहा है, तो हम कहते हैं उस कंडीशन में वो चार्जिंग ऑफ द सेल हो गया। ये आगे डिटेल में पढ़ेंगे भी अभी। तो उस केस में जो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो बढ़ जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, और वो उतने ही अमाउंट से इंक्रीज होता है I इंटू R से। तो इसको हम लोग आगे भी डिटेल में देखेंगे। एक ही कंडीशन होता है जब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। कब? जब इंटरनल रेसिस्टेंस सेल का अगर जीरो हो जाए, तो आइडियल सेल का केस हो जाएगा। तो आइडियल सेल, जब इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द सेल इज जीरो, दैट सेल इज नोन एज आइडियल सेल। तो आइडियल सेल के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बराबर होगा। या फिर आपका जो सर्किट हो वो ओपन सर्किट हो, मतलब करंट फ्लो करे ही नहीं, मतलब कि I इंटू R जो है यही डिफरेंस लाता है। तो या तो R जीरो हो जाए तो आइडियल सेल बोलेंगे, या तो करंट जीरो हो जाए, मतलब कि सर्किट कैसा हो? ओपन सर्किट हो, माने उससे करंट जाए ही नहीं, तो उस वक्त भी आपका ये बराबर हो जाएगा। तो खैर, तो सर्किट जब ओपन रहेगा तो उसमें करंट तो फ्लो होगा ही नहीं, इसलिए हम उसको चर्चा ही नहीं करेंगे यहाँ। लेकिन उस समय भी टर्मिनल पोटेंशियल और जो आपका ईएमएफ है वो बराबर होगा, ऐसा कहेंगे। तो चलिए चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को हम लोग थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल क्या है, तो आइए समझते हैं अबाउट। पहले हम लोग बात करेंगे डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल की। तो कोई भी सेल को हम रिप्रेजेंट करेंगे किस तरह से? तो एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, इस तरह से। ये एक सेल हो गया, ये हो गया इसका निगेटिव टर्मिनल। हमेशा छोटा वाला जो होगा उसको निगेटिव टर्मिनल कहना है, बड़ा वाला जो होगा वो इसको पॉजिटिव टर्मिनल कहना है, इस तरह से। तो अगर ये सेल आपने किसी सर्किट में लगाया हुआ है, सर्किट में मान लीजिए रेसिस्टेंस है इस तरह से, 2-3 रेसिस्टेंस आपने दे दिया, और यहाँ पर क्या होगा? सेल का एक इंटरनल रेसिस्टेंस होगा, जिसको हम लोग यहाँ से यहाँ दिखाते हैं।
सेल की अगर बात होगी तो हम लोग इंटरनल रेसिस्टेंस को इंक्लूड करते हुए इसको बोलेंगे ए सेल, इस तरह से, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल और एक स्मॉल आर इस तरह से दिखाया जाएगा। और यहाँ पर एक स्विच दे सकते हैं आप इस तरह से, इसको आप क्या बोलने हैं, स्विच। स्विच को जैसे ही क्लोज किए सर्किट क्लोज हो जाएगा। तो अगर देखिए आप यहाँ पर अगर आपने स्विच को क्लोज किया, इसको उधर किया, मतलब सट गया इसमें, तो सर्किट क्लोज हो गया। क्लोज होते ही ये क्या करेगा, ये सेल इस पूरे सर्किट में करंट को दौड़ा देगा। तो एक काम करें, इसको हम लोग लिखते हैं कैपिटल आर, इन दोनों को मिला के एक वैल्यू ही कर दीजिए सीधा सीधा, एक कैपिटल आर मतलब एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस यहाँ दिया हुआ है। सेल का एक ईएमएफ होगा जो मेंशन किया हुआ रहेगा, ई स्मॉल आर हो गया। चलिए जैसे ही हमने सर्किट को क्लोज किया, इसमें से क्या होगा, एक करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। मान लीजिए आई करंट फ्लो हो गया, ठीक है। यही आई ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा और सेल में वापस चला जाएगा आई। याद रखिएगा, सेल से आई करंट आया तो आई करंट सेल में वापस भी जाना है। तो करंट थ्रू आउट इस तरह से मेंटेन हो जाएगा, ये चल रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर आ रहा है, तो हम कहेंगे सेल जो है वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में वर्क कर रहा है। तो ऐसे केस में सेल के दोनों एंड के अक्रॉस जो टर्मिनल पोटेंशियल आएगा भी, उसकी बात की जा रही है। ये भी क्या होगा, ठीक है। तो ये भी हमने अभी पढ़ा कि ये भी क्या होगा, ये इस ईएमएफ से कम होगा माइनस आई इंटू आर। आई जो सेल में इसमें यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है वो आई इंटू आर उतना कम हो जाएगा। दूसरे शब्दों में इसको जब आप किरचॉफ्स का वोल्टेज लॉ पढ़ोगे तो उसके थ्रू हम लोग किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना होता है। हम लोग यहाँ से चलते हैं, ऐसे जा रहे हैं तो प्लस से घुसेंगे तो प्लस साइन लेंगे ईएमएफ के साथ, और फिर यहाँ पर करंट आई जा रहा है और हम लोग का इधर जाना है जबकि करंट उधर से इधर आ रहा है, तो माइनस साइन लेते हैं। सो आई इंटू आर, चूंकि ये इंटरनल रेसिस्टेंस जो करंट चलेगा वो पूरे में थ्रू आउट चलेगा, तो वो इस इंटरनल रेसिस्टेंस को भी पार करेगा ना। तो ये जितना भी आई आर की वैल्यू है उतना ही वो ईएमएफ से कम कर देता है। तो इस केस में आपका ये होता है, यहाँ से चलोगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से प्लस, तो प्लस, फिर ये उल्टा डायरेक्शन में हमारा मूवमेंट है, इसीलिए आपका यहाँ पे माइनस लग जाएगा, माइनस आई आर। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो ई माइनस आई आर होगा। तो यही कहा गया है कि सेल अभी डिस्चार्जिंग कंडीशन में, दैट इज दिस V इज लेसर देन ईएमएफ, ओके, कम होगा डिस्चार्जिंग कंडीशन में। क्लियर। अच्छा, आई की वैल्यू अगर आप निकालना चाहें तो सिंपल है, टोटल ईएमएफ ई हो गया और ये आपका टोटल रेसिस्टेंस तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन भी करते हैं लोग। तो आप कैसे करोगे, V इक्वल टू ई माइनस इस I को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो E अपॉन आर प्लस स्मॉल आर इंटू आर, नहीं, इस तरह से आप जो भी आपको आए, फिर ईएमएफ आप चाहो तो कॉमन कर लो, वो डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन किस तरह से दिया हुआ है। आर प्लस आर माइनस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस आर, ठीक है भाई। ई हमने कॉमन कर लिया, 1 माइनस इतना होता है तो आर प्लस आर माइनस आर कर दिया, डिवाइड में ये सब आ गया, ये यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया। तो ई टाइम्स आर अपॉन, तो कभी कभी क्या होता है सर्किट में हमें कैपिटल आर स्मॉल आर दिया हुआ है, उसके टर्म में बताना होगा, तो फिर ऐसे काम करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो फैक्टर है आर बाय आर प्लस आर, दिस इज लेस देन 1, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर जैसे मान लो ये 0.9 है, तो 0.9 टाइम्स ई, तो क्या मतलब हुआ, ई जो हो गया बड़ा हो गया, तब ना इसको 1 से कम से गुना करके इसके बराबर किया जा रहा है। ऐसे भी समझ सकते हैं आप, आर अपॉन आर प्लस आर टाइम्स ई एम एफ, दिस इज बी, ठीक है। चलिए, तो ये तो हो गया आपका डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। तो ध्यान रखिएगा, प्लस टर्मिनल से अगर करंट बाहर आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल का काम हो रहा है। और इस केस में जो टर्मिनल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा वो ईएमएफ से कम बनेगा, और वो कितना होगा, तो ई माइनस आई आर, जहाँ आई क्या हुआ, करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। आराम से इसको देख, जैसा सर्किट होगा उस हिसाब से करंट निकाल लेंगे और लिख सकते हैं।
उसी तरह से क्या होता है अबाउट चार्जिंग ऑफ द सेल। तो चार्जिंग की अगर बात करेंगे तो इस बार क्या होगा कि यहाँ पे बाहर से कहीं से करंट आएगा, कहीं से करंट आएगा मतलब मान लीजिए कोई एक्सटर्नल बाहर से कहीं एक दूसरा बैटरी दूसरा सेल लगा हुआ है ना। तो एक रेसिस्टेंस मैं यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पर एक तगड़ा रेसिस्टेंस तगड़ा ईएमएफ दूसरे बैटरी का दिया हुआ है, यहाँ पर एक स्विच दे दिया और ये कनेक्ट कर दिया। तो अभी हम क्या देखेंगे कि अगर करंट इस तरह से जा रहा है, मान लो इसका ईएमएफ जो है E1 हो गया और यहाँ पर E2 हो गया और E1 इज ग्रेटर देन E2, तो क्या होगा, ये सेल विन करेगा, तो यहाँ से ये करंट सप्लाई शुरू करेगा। तो चूंकि सर्किट तो एक ही क्लोज सर्किट है तो एक ही करंट I फ्लो होगा, वही I इस R के थ्रू भी जाएगा, वही I इस सेल में एंट्री भी करेगा। तो यहाँ पर जो हमारा इसका ईएमएफ क्या हो गया E1। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सेल है इधर से फिर ये क्लोज होगा तो करंट आराम से फ्लो हो जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। तो देखो इस सेल के E1 के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए E2 के पॉजिटिव टर्मिनल में इस वाले सेल में क्या हो रहा है, इसके प्लस में प्लस से करंट एंट्री कर रहा है, अंदर को जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे E2 इज इन चार्जिंग कंडीशन, ठीक है। E2 इज इन चार्जिंग कंडीशन, जबकि E1 जो है इज इन डिस्चार्जिंग, वो पहले वाला केस है कि नहीं। E1 में देखिए ये वाला केस हो गया, प्लस से करंट बाहर निकल रहा है तो कहेंगे ना कि E जो है डिस्चार्ज हो रहा है, तो उसी तरह से E1 जो हो गया वो डिस्चार्जिंग कंडीशन में, जबकि आपका E2 क्या हो गया, चार्जिंग कंडीशन में, क्योंकि इसके प्लस से करंट अंदर को घुस रहा है। चलिए इंटरनल रेजिस्टेंस को मेंटेन कर देते हैं, यहाँ पे इसका R2 बना दीजिए, इसका R1 बना दीजिए, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर हमको मान लो कि अब ऐसे केसेस में तो समझ गए कौन चार्जिंग कौन डिस्चार्जिंग है, तो फिलहाल हमको मान के चलिए कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है जिसको हम V2 बोल रहे हैं, ठीक है। और इसके अक्रॉस भी बता दीजिएगा, इसके अक्रॉस जो V1 लिख रहे हैं इस तरह से, ठीक है। तो क्या होगा, तो V2 के लिए अगर हम बात करेंगे तो V2 जो हो गया वो चार्जिंग कंडीशन में है, तो उसमें जो अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो बढ़ जाएगा किरचॉफ के वोल्टेज नियम से। इधर से अब आप चलो तो प्लस से घुस रहे हैं सेल में तो प्लस ही लेना है, तो E2, और आपके चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम हो रहा है, तो यहाँ भी I करंट ही फ्लो हो रहा है, इसलिए यहाँ पे प्लस लग जाएगा I इंटू R2, इस तरह से हो जाएगा, ठीक है, I इंटू R2। और यहाँ पर की बात करेंगे तो आप क्या देखते हैं, फिलहाल देखो E2 में कुछ प्लस हो रहा है, इसका मतलब V2 इज ग्रेटर देन E2, यहाँ पर ये EMF जो होगा वो कम हो गया टर्मिनल पोटेंशियल से। अच्छा, उसी तरह से अब V1 की बात कर लीजिए, ये वाला, ये तो इस वाले के हिसाब से आएगा, यहाँ से यहाँ चलना है तो E1 और माइनस, क्योंकि करंट देखिए उधर से आ रहा है, आप इधर से उधर जा रहे हैं, तो I इंटू R1, ठीक है। तो यहाँ पर V1 जो हो गया दैट इज लेस देन EMF E1। तो ये चूंकि चार्जिंग में था कौन ऊपर वाला, इसलिए उसका V2 ज्यादा होगा, E2 कम होगा। ये डिस्चार्जिंग में था, इसका V1 कम होगा, इसका E1 ज्यादा होगा, ठीक है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। करंट की वैल्यू अगर चाहिए यहाँ पे तो कैसे लिखेंगे, तो ऐसे सर्किट में जब करंट चाहिए आपको तो हमने क्या कहा, डोमिनेटिंग कौन है, E1, चूंकि E1 इज ग्रेटर देन E2, तो आपको नेट EMF ऑफ द सर्किट लिखना है, तो E1 माइनस E2 लिखना है, ठीक है। ये प्लस और ये माइनस में अपोज कर रहा है ना, इसलिए ऐसे कर, ये चाहेगा कि ऐसे करंट चले लेकिन कमजोर है, जैसे मान लीजिए ये 10 वोल्ट का है और ये 4 वोल्ट का है, तो इसकी तो चलेगी नहीं, इसकी चलेगी, तो इसका 10 से चलाएगा तो उसके 4 को कम करते हुए, ओवर कम करते हुए, तो 10 माइनस 4 मतलब 6 का ही सर्किट में ओवरऑल इफेक्टिव EMF बनेगा, E1 माइनस E2। बाकी रेसिस्टेंस तो सबको ऐड कर देंगे, कैपिटल R स्मॉल R1 R2, चूंकि सब सीरीज में है, एक ही करंट सबके थ्रू चल रहा है। तो I की बात करेंगे तो यहाँ पर ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये वाला एक बार वापस आते हैं, ये जो डिस्चार्जिंग वाला सेल हमने पढ़ाया आपको, इसमें आप एक चीज और खास बात देख सकते थे, करंट जो ऐसे करके आ रहा है
तो कोई बच्चा कह सकता था कि ये भी अगर हमको लिखना है, मतलब यहाँ से यहाँ जाना है, तो आप तो सेल के थ्रू गए, आप चाहते तो ऐसे भी आ सकते थे। तो जब आप ऐसे आइएगा तो सिंपल कुछ नहीं, आई इंटू कैपिटल आर, तो ये भी इक्वल टू आई आर भी आप यहाँ पे लिख सकते थे। दिस ई माइनस आई आर लिखा हुआ है ना, दिस इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर भी कर सकते थे। तो हम एक लाइन यहाँ जरा कंक्लूड कर दें, ई इंटू आर अपॉन आर प्लस स्मॉल आर तो है ही, बट दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। ठीक है, इसमें कहीं कोई गलती नहीं है, तो ये वाला बात भी ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका थोड़ा सा चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ दी सेल। तो इस तरह से अब इस पर आधारित और भी क्वेश्चन आएंगे। तो अब जरा सा हम लोग अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा कम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में। जैसे आप रेसिस्टेंसेस के कम्बिनेशन को पढ़े, सीरीज ग्रुपिंग, पैरेलल ग्रुपिंग, तो यहाँ भी आपको सेल के भी कम्बिनेशंस पढ़ने होते हैं। तो आइए उनको देखते हैं, डिस्कस करते हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स को। तो पहला जैसे हो गया सीरीज ग्रुपिंग। तो सीरीज ग्रुपिंग में बिल्कुल उसी तरह से कोई एक सेल होगा, उसके पॉजिटिव टर्मिनल के साथ दूसरा वाला, दूसरे सेल का निगेटिव टर्मिनल इस तरह से अटैच होगा, फिर दूसरे के पॉजिटिव के साथ तीसरे का निगेटिव अटैच हो जाए, फिर तीसरे के पॉजिटिव के साथ चौथे का निगेटिव अटैच हो जाए। इस तरह से अगर हम एक कॉम्बिनेशन बनाते चलें, है ना, तो यही क्या कहलाएगा, सीरीज ग्रुपिंग। और इस तरह से जब आप ग्रुपिंग ऑफ सेल्स कहते हैं तो बेसिकली एक बैटरी बन गई। तो इस तरह से आप बैटरी भी बोल सकते हैं इसको, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स या बैटरी भी इसको बोला जा सकता है। ठीक है, तो ये तो सीरीज हो गया। इसमें ईएमएफ की अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मान के चलिए कि अगर ये E1 है, इसका E2 है, इसका E3 है, E4 है, इस तरह से डॉट डॉट En, और इंटरनल रेसिस्टेंसेस भी उसी तरह से R1, R2, R3, R4, इसमें हमने अलग से नहीं दिखा रहे, इसी में अटैच है, ये मान के चलिए ये Rn हो गया। और इस बैटरी का एक टर्मिनल यहाँ पे आ गया और एक टर्मिनल यहाँ पे आ गया, पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे आ गया, निगेटिव टर्मिनल ओवरऑल यहाँ पे आ गया। तो इसका जो एक इक्विवेलेंट हम एक सिंगल सेल बनाना चाह रहे हैं, जो कि इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करे जितना यहाँ पर क्रिएट हुआ है, या इसको कहेंगे इफेक्टिव ईएमएफ। ईएमएफ इफेक्टिव क्या हो जाएगा, तो जब सीरीज की बात करते हैं तो क्या होता है, सबका सब सीधा सीधा ऐड हो जाता है। तो सबके ईएमएफ को आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4 डॉट 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 प्लस En जो भी है। ठीक है, और जो इंटरनल रेसिस्टेंस, ये जो एक बैटरी बना, इसका E इफेक्टिव होगा और एक R इफेक्टिव बनेगा, इंटरनल रेसिस्टेंस इफेक्टिव। तो वो जो आएगा वो क्या आएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं कि सीधा सीधा सब सीरीज में कनेक्टेड है। तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस डॉट डॉट इस तरह से Rn तक प्लस जाएगा। ठीक है, अब अगर आपने इसको उठा के किसी एक्सटर्नल सर्किट में डाल दिया जिसका रेसिस्टेंस R हो, तो फिर करंट उस हिसाब से नेट ईएमएफ बाय टोटल रेसिस्टेंस उसमें R प्लस करते हुए वो फ्लो हो जाएगा। तो खैर आपको इस तरह से अलग अलग तो उतना नहीं देगा, देगा भी तो ये दो तीन देगा, तो आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं। इन जनरल यही समझिए कि अगर सारे ईएमएफ जो हो बराबर हो, मैंने जो सेल हो सारे के सारे हो एक समान हो, बराबर डॉट 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 ये सब ई मान लीजिए En तक, और जो R1 है, R2 है, उस तरह से R3 जो है सब आपस में R है, तो नेट ईएमएफ ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, N टाइम्स E, क्योंकि ये सब बराबर कर दिया ना, तो N टाइम्स E प्लस E प्लस E प्लस E प्लस E, N टाइम तो NE। और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस, नेट इंटरनल रेसिस्टेंस वो भी क्या हो जाएगा, आर 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 प्लस आर एन टाइम्स आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप कह सकते हैं। अब अगर इनके साथ कोई एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमने ऐड कर रखा होता, जैसे कि आप मान के चलिए कि ये इस तरह से हमने एक बैटरी बना ली और इसको हमने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के साथ इस तरह से लगा दिया,
सभी ईएमएफ ई के हैं, सभी इंटरनल रेजिस्टेंस आर का है। तो इसमें जो पूछेगा कि बताइए भाई करंट क्या फ्लो होगा बताइए, तो आई क्या होगा, तो नेट हमने पढ़ा एन टाइम्स ई बाय नेट रेसिस्टेंस, तो इधर तो एन आर हो गया और ये सीरीज में कैपिटल आर, सभी स्मॉल आर में वही आई जा रहा है जो कैपिटल आर में भी वही आई जा रहा है, तो आर प्लस एन टाइम्स आर ऐसे करके करंट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझ सकते हैं। अब यहां पर कभी आपको अगर ऐसा पूछ दे कि कैपिटल आर और स्मॉल आर में कुछ रिलेशन बताइए जिससे कि इसके थ्रू फ्लो होने वाला करंट जो हो वो मैक्सिमम हो, या फिर इसके थ्रू जो पावर डेवलप्ड हो, क्योंकि इस आर के थ्रू जो पावर डेवलप होगा उस पावर को हम लिखते हैं आई स्क्वायर और फिर कैपिटल आर, आगे पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल ये जानिए पावर का फॉर्मूला आई स्क्वायर इंटू आर। तो जब करंट मैक्सिमम होगा तभी है ना पावर भी मैक्सिमम होगा। कैपिटल आर तो आपका मान के चलिए फिक्स है, कांस्टेंट है। तो ये कंडीशन लाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है, थोड़ा सा इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है। फिजिक्स में जैसा कि आप जानते हैं कि कोई क्वांटिटी अगर मैक्सिमम या मिनिमम हो तो उसका डिफ्रेंशिएशन करके उसको जीरो के बराबर कर दिया जाता है, वहां से कुछ इक्वेशन लाते हैं। तो जब वो सब काम किया गया तो क्या पाया गया, तो आप सिर्फ रिजल्ट को याद रखिए, वो काम देता है। तो फॉर आई मैक्स या पावर मैक्स क्या होना चाहिए, तो नीचे में जो ये दोनों फैक्टर आप देख रहे हो ना वो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। ये बस याद रख लीजिए कि एक्सटर्नल रेसिस्टेंस की वैल्यू n टाइम्स इंटरनल रेसिस्टेंस होनी चाहिए, और कभी कभी ऑप्शन में ऐसा भी होगा कि इंटरनल रेसिस्टेंस की वैल्यू एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई n होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जब आप उसको डिफ्रेंशिएट करके और फिर आप इक्वल टू जीरो करके कंडीशन निकालोगे तो डेफिनेटली आपको यही कंडीशन मिलेगा कि स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर बाई एन। तो इसको डायरेक्टली याद रख सकते हैं, छोटा सा रिजल्ट है, नो प्रॉब्लम। तो ये तो हो गया आपका सीरीज ग्रुपिंग। ठीक है, इसी तरह से अब थोड़ा सा देख लीजिए पैरेलल ग्रुपिंग। चलिए, तो पैरेलल ग्रुपिंग को देखें तो यहाँ हम लोग सभी आइडेंटिकल सेल को भी लेते हैं। जब बहुत सारे लेंगे तो आपको आइडेंटिकल वाला ही पढ़ना होता है। तो हमने इस तरह से ले लिया, सभी का ईएमएफ ई हो और इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इस तरह से मान के चलिए कि एन सेल्स आपके पैरेलल में कनेक्शन है, माने सबका पॉजिटिव टर्मिनल एक जगह पर, सबका निगेटिव एक जगह पर। इस तरह से ये पूरी एक बैटरी बन गई इस तरह से। और अब ये जोड़ दिया आपने टर्मिनल्स को, तो इसमें क्या हुआ, कुछ करंट फ्लो हो गया। हमेशा प्लस से प्लस वाले से बाहर आएगा ना, तो सब तो वही चाहता है, बाहर आ गया, इधर से फिर एंट्री कर जाएगा माइनस में, तो इसके थ्रू भी क्या हो गया, आई इंटू आर करंट फ्लो हो गया। चलिए, तो यहां पर हम यही कहेंगे इसका इफेक्टिव ईएमएफ क्या आएगा। तो ई इफेक्टिव यहाँ पे समझिएगा, जो मतलब कि इसका एक इक्विवेलेंट सर्किट आप बनाएंगे ना जिसमें एक सिंगल सेल यूज होगा, उसी का आप कहेंगे ई इफेक्टिव, और एक क्या होगा, आर इफेक्टिव। और ये वही काम करेगा जो ये पूरा का पूरा एक साथ मिलके कर रहा है, उसको ये अकेला कर देगा। मतलब क्या, ये सब मिलके आई करंट को सर्किट में फ्लो करवा रहा है, तो यहाँ से भी आई करंट ही फ्लो होगा, आएगा जाएगा। ठीक ना, तो ई इफेक्टिव या नेट ईएमएफ उसको निकालना है, और नेट इंटरनल रेसिस्टेंस उसको भी निकालना है। तो ई इफेक्टिव मैं आपको बता दूं, देखिए ईएमएफ ई जितना यहाँ पर है, जितना डिफरेंस इसके अक्रॉस है उतना ही तो इसके अक्रॉस भी है, उतना ही इसके अक्रॉस भी, उतना ही इसके अक्रॉस, सबके अक्रॉस उतना ही है। तो यहाँ पर ऐड करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए 10 वोल्ट का है, तो यहाँ पर ये 10 वोल्ट है तो ये 0 है, तो यहाँ पर ये भी 10 वोल्ट का है तो ये भी 10 कहेगा, यहाँ 0 कहेगा, 10 कहेगा, 0 कहेगा। तो सबका जो होगा नेट, वो जो एक सिंगल का है वही रह जाएगा, सबका मिला के भी ईएमएफ। सीरीज में क्या होता था, डिफरेंस बढ़ता चला जाता था। सीरीज में जब लगाते थे तो डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा, लेकिन पैरेलल लगाइएगा तो सब आइडेंटिकल है, तो फिर वो जो एक सिंगल का होगा वही रह जाएगा। डिफरेंस माने इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच सेल का काम क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना। तो यहाँ और यहाँ के बीच में अगर 10 का डिफरेंस है तो सब तो 10 का ही लाना चाह रहा है ना, तो इसीलिए अल्टीमेटली भी क्या होगा, 10 का ही रह जाएगा। ऐसा मत सोचिएगा कि ये 10 का लाना चाहता है तो इसका 10, फिर ये 10 का लाना चाहता है तो 10, नहीं, तो वैसे में सीरीज हो गया, फिर तो 20 नहीं कर देना है। तो सभी 10 का ही लाना चाहते हैं तो सभी सम्मति से बात हो गई, हाँ भाई 10 का डिफरेंस यहाँ और यहाँ के बीच में आएगा। वैसे भी किरचॉफ लॉ के हिसाब से आप चलेंगे तो यहाँ से यहाँ घुसिए, किसी भी तरफ से घुस के यहाँ से यहाँ निकल सकते हैं ना। लेकिन सीरीज में क्या था,
सीरीज में था कि अगर आप यहां से यहां के थ्रू जाना चाहते हैं तो आपको सब सेल के थ्रू एंट्री करते हुए बाहर जाना पड़ेगा। तो सब सेल का डिफरेंस बढ़ता चला जाएगा इस तरह से। अगर एक का 10 है तो यहाँ से यहाँ तक 10 हुआ, फिर यहाँ से यहाँ भी 10 लाना है तो फिर यहाँ से यहाँ 10, तो यहाँ से यहाँ 10 और मतलब 20, फिर उसी तरह से यहाँ तो यहाँ से यहाँ पर 30, ऐसे ही वो बढ़ाता चला जाएगा। लेकिन वो बात यहाँ नहीं है, यहाँ से गए यहाँ तक आ गए, किसी भी एक सेल के थ्रू जाएंगे तो आ जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए वो एक ही सेल के बराबर रह गया। तो सेम वाले में तो ऐसे ही होता है, जब डिफरेंट होता है तो डिफरेंट का भी हम लोग केस पढ़ेंगे, लेकिन उसमें इतना सारा डिफरेंस रखिएगा तो बहुत कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। तो 2 सेल का आपको डिफरेंट वाला रख के हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन वो आगे होगा, ठीक है। अभी एक जैसे वाले का पहले समझ लीजिए। तो यहाँ पर ए हो गया। अब आर इफेक्टिव की बात होगी। आर इफेक्टिव में देखिए सभी आर क्या है, पैरेलल में लगा हुआ है और ऐसा ऐसा एन सेल है। तो आप जानते हैं कि जब पैरेलल में लगा हुआ रहता है ऐसा तो हो जाता है आर बाई एन, नेट रेसिस्टेंस, याद कीजिए, ठीक है। अब आई की बात करेंगे हम लोग, करंट की बात करेंगे। तो नेट ईएमएफ तो हमारा आ गया ई डिवाइडेड बाय नेट रेसिस्टेंस। तो देखिए ये आर हो गया और इन सब का मिला करके आर इफेक्टिव जो हो गया वो यहाँ से और यहाँ से। आर इफेक्टिव को इसको मान लीजिए यहाँ पे ऐसे दिखाए तो सीरीज में ही ना आएगा, तो ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय एन, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं करंट। फिर वही बात, मैक्सिमम पावर पी मैक्स कह लो या आई मैक्स कह लो, वही बात, डिफ्रेंशिएट करके जीरो करोगे तो अंदर का ये दोनों जो होगा ना फैक्टर आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, ठीक है। या तो ऐसे हो या स्मॉल आर इज एन टाइम्स कैपिटल आर। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भी टर्म्स आएंगे ये वाला टर्म इस टर्म के अगर बराबर हो जाता है तो फिर आपका करंट वहाँ मैक्सिमम मिलने लगता है, इसके थ्रू मैक्सिमम पावर जनरेट होगा, ठीक है। तो ये चीज़ कंडीशन पूछता है कभी कभी, तो ये चीज़ याद रखेंगे। तो ये हो गया इस तरह से पैरेलल ग्रुपिंग हो गया। अब एक हो जाता है मिक्स्ड ग्रुपिंग, जिसमें सीरीज पैरेलल दोनों मिला करके देख लेते हैं उसको फटाफट। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मिक्स्ड ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। तो क्या हो गया, कुछ सेल को हम लोग सीरीज में डाल दिए, है ना, और ऐसा ऐसा ही हम लोग पैरेलल भी सजा दिए। बहुत सारे सेल की जरूरत होगी, तो मान के चलिए एक कतार में इस तरह से n सेल्स हैं, इस तरह से n सेल्स हैं, और ऐसे ऐसे हमने जो सजाए वो m टाइम्स सजा देते हैं, m। तो रोज एंड कॉलम्स की बात आ जाएगी एक तरह से, है ना। तो मान के चलिए कि एक लाइन में n सेल्स हैं और ऐसे ऐसे कितनी लाइंस हैं, तो m लाइंस हैं। तो टोटल कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ सेल्स अगर मैं कहूं तो क्या हो जाएगा, m इंटू एन, ठीक है, m इंटू एन, गुना कर देंगे आ जाएगा, सिंपल सा गणित है। हर सेल का ईएमएफ ई है, और एक सेल की बात करें तो उसका ईएमएफ ई और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक बैटरी तैयार हो गया हमारा। अब इसको अगर मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्ट कर दिया तो हमें आई के बारे में बात करना है। तो नेट ईएमएफ ऑफ दिस बैटरी क्या आएगा, तो ई था, हमने कहा था सीरीज में होगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये सीरीज में सब ऐड होते जाएंगे तो एन टाइम्स ई हो जाएगा, और उसी तरह से एन टाइम्स ई सबका हो जाएगा जितने भी आपको रहेंगे एक लाइन में। तो जैसे सिंगल सिंगल ई ई ई था, तो यहाँ पे इतने मिला के एनी 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 एनी, तो आंसर क्या होता है, किसी एक का जो होगा वही होगा, तो एन टाइम्स ई हो जाएगा, सिंपल है। ओके, इंटरनल रेसिस्टेंस के बारे में बात करेंगे। नेट इंटरनल रेसिस्टेंस, ठीक है, उसको देखिए, आर इफेक्टिव भी बोल सकते हैं, स्मॉल आर इफेक्टिव। तो यहाँ पर आर 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 था, तो एक लाइन में क्या होगा, एन टाइम्स आर, यहां से यहां तक का एक लाइन में क्या होगा, एन टाइम्स आर। और ऐसे ऐसे कितने लाइंस हैं, एम लाइंस, तो बताया था ये सब पैरेलल में हो गए, ऐसे से आएंगे पैरेलल में हो गए, तो सिंपल है, एन टाइम्स आर हो गया एक लाइन का, और ऐसा ऐसा पैरेलल में आएगा तो डिवाइड कर देंगे, तो एम एम
टाइम्स है तो m से डिवाइड होगा। जैसे r m टाइम होता तो r बाय m हो जाता ना, r 5 बार होता तो r बाय 5 होता है ना। तो उसी तरह से nr m टाइम्स है तो nr बाय m। चलिए तो बैटरी का हो गया इधर से। और अब उससे जो करंट आ रहा है जरा इसको देख लीजिए। तो करंट आ रहा है तो नेट ईएमएफ एन हो गया, और ये अब आर और इधर का हो गया इंटरनल एन आर बाई एम, वो दोनों क्या हो गए सीरीज में हो जाएंगे। तो ये हो गया आर प्लस एन आर बाई एम। फिर वही बात मैक्सिमम पावर के लिए पी मैक्स या आई मैक्स, कैपिटल आर के थ्रू मैक्सिमम पावर जनरेट हो तो क्या होना चाहिए बताया, दोनों का नीचे वाला जो फैक्टर होगा ना बराबर कर देना। ठीक है, कैपिटल आर को क्या होना चाहिए, स्मॉल एन आर टाइम्स डिवाइडेड बाय स्मॉल एम। ठीक है, इस तरह से कंडीशन जनरेट हो जाते हैं। तो ये मिक्स्ड ग्रुपिंग का हो गया, आपको टोटल नंबर ऑफ सेल m इंटू एन हो गया। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो अब आपको वो बात बताते हैं जब दो डिफरेंट सेल्स हो उनको जब आपने कंबाइन किया हो तब कैसे काम करना है। देखिए इसको हम लोग नोट करके यहाँ पे लिखेंगे, फॉर टू डिफरेंट सेल्स। अभी जो हम लोग देख रहे थे वो सब एक तरह से आइडेंटिकल सेल था, सब अभी डिफरेंट सेल्स हैं। जैसे ये ऐसे, और दो सेल आपने इस तरह से पैरेलल में, सीरीज का तो सीधा ऐड हो जाएगा उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन दो पैरेलल में इस तरह से हमने लगाए और ये बैटरी बन गया, और इसको हमने एक एक्सटर्नल सर्किट आर से जोड़ दिया। अभी ये E1 का हो गया, इसका इंटरनल R1, ये E2 का हो गया, इसका R2। इसके बारे में कह रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप एक इफेक्टिव बनाओगे जिसका EMF क्या होगा वो निकालना है, R इफेक्टिव क्या होगा वो निकालना है, जो क्या काम करेगा इसी R के साथ जितना करंट यहाँ आई दे रहा है उतना ही करंट यहाँ भी आई देगा। ठीक है, तो वो E और R निकालना है। कैसे निकलेगा तो ध्यान दीजिएगा। तो ये तो आपका हो जाएगा केस 1। केस 1 इसलिए कह रहा हूँ कि अभी क्या होगा, दोनों का प्लस हमने एक साथ अटैच किया हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है कि एक का प्लस और दूसरे का माइनस यहाँ पे अटैच कर देते तब आ जाता नहीं। तो इस केस में क्या होगा तो ध्यान दीजिए। तो इसमें करते क्या है ना, आपको बेसिकली यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए होता है, राइट। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ जा करके ऐसे घूम जाइए इसमें, ठीक है, उससे आ जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पर कैसे समझाऊं, देखो इसको अगर एक्सप्लेन करें हम लोग तो थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ऐसे चलेगा। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये यहाँ पर ये वाला कोई सर्किट था, मान लीजिए ये ओपन सर्किट हो गया थोड़ी देर के लिए। तो हम लोग इस बैटरी पे सिर्फ विचार करेंगे, इस बैटरी पे सिर्फ कंसिडर करना है E1 R1 E2 R2। अगर ध्यान दीजिए तो ये तो हमेशा क्लोज्ड है, अगर देखा जाए तो ये तो हमेशा क्लोज्ड है ना। हमने यहाँ पर ओपन करने की बात करी, लेकिन यहाँ तो अंदर में क्लोज्ड है, हमेशा क्लोज्ड है। तो जब ये क्लोज्ड है तो अंदर से क्या होगा, करंट तो चलेगा ना, चलेगा डेफिनेटली। अब मान लीजिए E1 ज्यादा है, कोई एक ज्यादा कोई एक कम, तो मान लीजिए E1 ज्यादा है E2 कम है, तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए E1 के हिसाब से इसमें एक अपना एक इंटरनल करंट इस तरह से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो मान के चलिए वो करंट क्या है, वो करंट मान लीजिए I1 है, ओके, ऐसे फ्लो हो। इस I1 की वैल्यू क्या है उसको निकालिए। तो इस सर्किट में नेट EMF क्या है, तो इसके थ्रू आ रहा है, ये इसको अपोज कर रहा है, E1 माइनस E2 है कि नहीं, है ना। और इस सर्किट का जो रेसिस्टेंस आप देख रहे हो उसकी बात करो, इंटरनल रेसिस्टेंस, वो भी तो है R1 और प्लस R2। इन दोनों के बीच नहीं, इस पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं, तो दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में आ जाएंगे, R1 प्लस R2 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये I1 की वैल्यू हुई। और अब आपको चाहिए था यहाँ से यहाँ, मतलब कि यहाँ से यहाँ का पोटेंशियल चाहिए था। तो कैसे करना है, यहाँ से यहाँ तक का चाहिए, मान के चलिए कि ये A पॉइंट हो गया, ये B पॉइंट हो गया,
ए हो गया, बी हो गया, तो हम लोग वी ए बी ऐसे करके लिख सकते हैं। वही होगा आपका वो नेट ईएमएफ, समझे। तो वो कितना होगा, तो यहां से ऐसे चलिए, तो ये प्लस वाले से चले हम लोग E1 और उल्टा जा रहे हैं, हमारा चलने का डायरेक्शन जो है ऐसे लेफ्ट राइट है, इधर जा रहे हैं, जबकि करंट आ रहा है उधर से, तो माइनस लगा देंगे, माइनस I1 और फिर R1। तो आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। कोई कहेगा कि नहीं सर हम नीचे से चलेंगे, तो बिल्कुल जा सकते हैं। अगर नीचे से जाइएगा तो आपको लिखना होगा E2 प्लस I1, इसमें देखिए आपका डायरेक्शन का डायरेक्शन सेम है, इसलिए प्लस साइन लिया और हो जाएगा I1 इंटू R2। अब ये जो I1 लाए हैं उसको चाहो तो यहाँ रख दो, चाहो तो यहाँ रख दो और सॉल्व कर दो, आपको जो आना है सो आ जाएगा। तो चलिए हम यहाँ रख के सॉल्व करते हैं। मान लो चलिए पहले वाले में रखते हैं, E इज E1 माइनस I1 R1, I1 रखा तो E1 माइनस E2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 इंटू R1। अब इसको फटाफट सॉल्व करेंगे। E1 R1, E1 R2, E1 R1, E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो E1 R1 कैंसिल हो गया। आप क्या देख रहे हैं, अब आ गया आपका आंसर E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यही हो गया आपका नेट ईएमएफ। तो इसको याद रखना है, ठीक है। तो नेट ईएमएफ जो होगा इस बैटरी का क्या, तो क्या हो जाएगा E1 इंटू R2, प्लस प्लस से जुड़ा हुआ है तो प्लस बीच में, फिर E2 इंटू R1 और डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। क्लियर है यहाँ तक। बाकी करने का तरीका क्या था वो हमने एक्सप्लेन कर दिया आपको। तो जो आपका यहाँ पे करंट चलेगा, इस वाले करंट की हम बात कर रहे हैं, इस वाले आई की बात कर रहे हैं। अगर आप ये आई निकालना चाहते हो तो अब आपका ये ईएमएफ निकल चुका है। वो क्या था, E1 R2 E2 R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और डिवाइडेड बाय इस सर्किट का पूरा रेसिस्टेंस। मान लो इसको क्लोज किया तो ये R और इसका अपना आपस का, तो आपस का इसका एक R इफेक्टिव भी आएगा ना ये वाला, तो वो क्या आएगा, तो क्या है कि दोनों टर्मिनल के बीच का RAB, तो दोनों R1 R2 कैसे हैं, पैरेलल में है, ठीक है। अभी जब इस करंट के लिए बात कर रहे थे तो सीरीज में था, लेकिन जब AB के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, दोनों पैरेलल में नहीं हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा R1 R2 बाय R1 प्लस R2। तो नेट ईएमएफ और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ये रहा आपका। तो यहाँ पे ये कैपिटल R में वो स्मॉल r जुड़ेगा, मतलब R1 R2 बाई R1 प्लस R2। फिर आप चाहे तो एलसीएम लेके कैंसिलेशन कर सकते हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये तो बात हो गया। अब इसी में हम केस 2 की बात अगर कर दें, यहाँ तक हो गया केस 1। अब केस 2 में क्या कहना है, बस इसको छोटा कर देना है, इसको बड़ा कर देना है, ऐसे कुछ हो, मतलब ये दोनों सेल एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। फिर उसी तरह से आप एक्सप्लेनेशन में चलोगे, इस बार E1 प्लस E2 हो जाएगा और सारा काम करोगे। करने के बाद आपको जो फाइनल आंसर आएगा हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। तो फाइनल आंसर में बस यहाँ पे जो प्लस देख रहे हो ना आप ऊपर में, वो प्लस ना होके माइनस हो जाएगा, बस इतना सा अंतर आएगा। तो आप इसी तरह से काम करके एक बार देखना, नहीं आएगा तो फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। देखिए तब इस केस में आपका ईएमएफ जो बनेगा, याद रखिएगा इसका E1 इसके R2 के साथ ऐसे, ठीक है। फिर माइनस लगा देंगे, फिर इन दोनों का E2 इंटू R1 डिवाइडेड बाय वही जो था वहां पे R1 प्लस R2। कभी आपको अगर ऐसा लगे कि इसको घटाने से वो माइनस हो गया तो समझ जाइएगा कि वो कुछ उल्टा हो गया। बड़े में से छोटा घटा के मैग्नीट्यूड लेकर के काम कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होगी, ठीक है। वैसे भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, आप अपना प्लस माइनस करके देख लीजिएगा, बड़े में से छोटे को घटा लीजिएगा, उस हिसाब से अपना देख लेंगे। ये हो गया। और जो नेट R बनेगा वो तो वही दोनों फिर से पैरेलल, R1 R2 बाय R1 प्लस R2। पहले एम्स में इस तरह का खूब पूछा जाता था, तो हम लोग मान के चलते हैं अभी भी आपको छोटा मोटा जो है वो ध्यान में रहना चाहिए ताकि आप सॉल्व कर सकें। तो इस पर आधारित जैसे कि हम एक छोटा सा आपको न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके समझाते हैं, देखिए आसान हो जाएगा। तो मान के चलिए कि आपको एग्जाम में
कुछ डेटा दे दिया, ये हो गया, मिटाएं इसको। देखिए मान लीजिए एग्जाम में डेटा दे दिया आपको कि भाई ये हो गया हमारा 10 ओम का, ये हमने 5 वोल्ट की बैटरी लगाई जिसके पास 1 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस था, और यहाँ पर हमने लगा दिया 3 वोल्ट की बैटरी जिसके पास 2 ओम का इंटरनल रेसिस्टेंस है, ऐसा कुछ हो गया। तो अब बताना है हमको कि ये भैया बताओ कि सर्किट में कितने का करंट दौड़ रहा है। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे? तो चलो पहले एक इफेक्टिव ईएमएफ बनाएंगे, सिर्फ करंट की वैल्यू पूछी जा रही है। इफेक्टिव ईएमएफ निकालने के लिए क्या करना बताए थे, ये 5:2 से इंटू कर दो, 10 आ गया। फिर ये 3:1 से इंटू कर दो, 3 आ गया। बड़ा कौन हुआ? 10 वाला। तो 10 - 3 डिवाइडेड बाय क्या करना है, R1 + R2 करना है। तो 1 + 2 3, मतलब 7/3 वोल्ट हो गया। इस बैटरी का अपना एक इंटरनल रेसिस्टेंस R इफेक्टिव, दोनों क्या है पैरेलल में, तो 1 × 2 डिवाइडेड बाय 1 + 2, 2/3 हो गया। अब ये एक बैटरी बन गई और ये R 10 ओम यहाँ पे आ गया और यहाँ पर ये एक I आ गया। तो I क्या हो जाएगा, नेट ईएमएफ जो आपका 7/3 है बाय नेट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो सर्किट का यहाँ से 10 और वो 2/3। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा 32/3, 3 कट गया, हो गया 7/32 एम्पियर, आंसर हो गया। ठीक है, इस तरह से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो माइनस है, अगर यहाँ पे प्लस के साथ माइनस है तो बीच में माइनस चलेगा। अब यही इसी क्वेश्चन को अगर मैं पलट देता, इधर बना दिया बड़ा वाला, इधर बना दिया छोटा वाला, सेम आंसर में कहाँ पर क्या चेंजिंग आएगी, R इफेक्टिव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो अभी भी 2/3 रहेगा। यहाँ पर क्या होता है, देखिए प्लस टर्मिनल जब प्लस के साथ रहेगा तो बीच में क्या देना है, प्लस देना है, बस इतना सा अंतर। 13 हो गया ऊपर में, E1 R2 + E2 R1 प्लस ही आएगा, 13/3 हो गया। यहाँ पे 7 की जगह 13/3, बाकी सब कुछ सेम। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 13/32। समझ गए? चलिए, तो ये हो गया आपका ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में। इस तरह से आपको काफ़ी सारा चीज़ रहता है, तो यहाँ तक आप अच्छे से कवर कर लीजिए और फिर मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो तब तक आप यहाँ तक के लिए अच्छे से काम कर लीजिए, फिर जल्दी आगे मिलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।